बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए एक मास्टर वीडियो साबित होगी और इसमें फुल रिवीजन मैंने कराया है और बिल्कुल जो है पूरी तरीके से जो आपका कल एंट्रेंस है उस सब के लिए जो है ऑल द बेस्ट। आप सबको बहुत ज़्यादा क्लास 9 का जो एमयू का एंट्रेंस होने जा रहा है और मैं इसमें एक पूरा एक करीब होल वीडियो लेकर आया हूँ जिससे कि आपका एक होल रिवीजन हो जाएगा और बहुत तेज़ी से क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा और इसको पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि जो है आपका टेस्ट बहुत अच्छे से हो जाए। जो साइंस पोर्शन है इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाने वाला है आपका इस वीडियो को देखने के बाद। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2021 के लिए भी हम तैयारी इस पर कराते रहेंगे। स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो नए व्यूवर्स हैं हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनका कि वो हमारे साथ रहे, शुरू से हमारे साथ हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू which supported to make enable to us video making. So please stay tuned with my channel। हमारे चैनल के साथ stay tuned रहिए। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ वीडियो, क्योंकि आज आपका बहुत क्रूशियल टाइम है। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको बहुत जल्दी में क्विक रिवीजन कराऊंगा। ये एक मास्टर वीडियो है, यदि आप इसको देख लेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से आपका एक रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए हम आ गए चैप्टर फर्स्ट में। इस चैप्टर से सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको खरीफ क्रॉप्स पढ़नी है और रबी की क्रॉप्स पढ़नी है। मैंने आपको पढ़ाया भी है वीडियोस में कि ये क्रॉप्स जो होती हैं खरीफ की वो लगभग रेनी सीजन में जो है बोई जाती हैं और जनरली जून टू सितंबर बोई जाती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप। ये खरीफ की क्रॉप हैं। और रबी की क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है बोई जाती है। याद रखिएगा अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। और जो है यानी इनको जो है आप क्या कहते हैं, रबी की क्रॉप कहते हैं। और ये है आपकी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइनसीड। तो ये आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। और इसके बाद जो है इस चैप्टर में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो नीचे आएंगी। इसके बाद इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है टिलिंग और प्लफिंग क्या होता है और टिलिंग और प्लफिंग क्यों होती है। तो प्रोसेस ऑफ द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। जो प्रोसेस है लूजनिंग और टर्निंग करने की मिट्टी को, उसको प्लफिंग या जो है टिलिंग कहते हैं। इससे मिट्टी क्या हो जाती है, इससे मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कि वाटर कैपिलरीज जो बन जाती हैं, जिससे कि पानी एवापोरेट होने का खतरा होता है खेत में, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसमें जो है टिलिंग और प्लफिंग भी ये है, याद करिए इसको। नीचे फिर आगे हम ले लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है हो किस लिए यूज़ होता है, तो एक हो जो है सिंपल टूल होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, वीड को रिमूव कर सकते हैं। सिंपल टूल है ये जिससे आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं वीड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम नीचे। हो को दिखाया गया है यहाँ पे। कल्टीवेटर की अगर बात करें तो कल्टीवेटर से वही काम लिया जा रहा है जिस जो काम जो है पहले हो करता था, वही काम अब कल्टीवेटर कर रहा है। तो ये याद रखिएगा। सोइंग के लिए किस उसका इस्तेमाल करते हैं, ये इससे क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। तो इसके लिए याद रखिएगा जो ट्रेडिशनल टूल की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल टूल का मतलब होता है जो पहले से परंपरा में चले आ रहे हैं। तो इसमें जो है फनेल होता है और इसको जो है 2 और 3 पाइप्स में शार्प एंड में बने रहता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इसके बाद सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का इस्तेमाल किसके लिए होता है, सीड को बोने के लिए होता है। आजकल सीड ड्रिल का इस्तेमाल सीड को बोने के लिए होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में छोटा सा डिफरेंस है, याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है। मैन्योर की अगर बात करें तो मैन्योर जो है प्राकृतिक रूप से मिलने वाला फर्टिलाइज़र है और फर्टिलाइज़र जो है मैन मेड होता है। जो खाद मैन मेड होती है उसे फर्टिलाइज़र कहते हैं और जो इंसान की नहीं मतलब चीज़ों से मिलती है, पत्तों से और जानवरों के गोश्त मगर चीज़ों से मतलब उनके फॉसिल से, उसको क्या कहते हैं, उसको मैन्योर कहते हैं। तो याद रखिएगा ये, इसमें इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम। फर्टिलाइज़र में क्या क्या होता है, फर्टिलाइज़र में एनपीके होता है। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, एन से, और पी से फास्फोरस होता है।
और के से होता है पोटेशियम। तो ये याद रखिएगा, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें खाद के कट्टे में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाएंगे हम यहाँ पे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं? क्रॉप रोटेशन इसलिए करते हैं ताकि जो है हमारी फील्ड के अंदर जो मिट्टी है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी से बनी रहे, तो इसलिए हम इसको करते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो लेग्यूमिनस प्लांट को क्या करता है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करता है। राइजोबियम एक नाम का बैक्टीरिया होता है। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिन पे फलियाँ आती हैं, जैसे मटर का पौधा, सेम का पौधा, एटसेट्रा, ठीक है। नीचे आ जाएंगे फर्टिलाइजर मैन्योर में डिफरेंस दिया रखा है, तो इसमें कोई जो है बता ही दिया मैंने आपको। देखिए यहाँ टेबल में भी दिया है, ये मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है, ये जो है ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इरिगेशन, सिंचाई को कहते हैं। इसमें इसके सिस्टम याद रखिएगा। इंडिया में जो 90% जो 60 to 90% सिंचाई होती है वो कैसे होती है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इरिगेशन याद रखिए, सप्लाई के पानी की को जो है इरिगेशन कहते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या क्या है और इंडिया में क्या क्या चीज़ ज़्यादा है, तो वेल्स हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं, मोट और पुली सिस्टम, चेन और पंप सिस्टम, ये इंडिया में जो है ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। ये मोट आपको दिखाई गई है। और उसके बाद नीचे चित्र पे देखेंगे, अगर नीचे फिगर में देखेंगे तो ये चेन पंप दिखाया है इन्होंने, ये चेन पंप है, यह है चेन पंप। और इसके बाद ये ढेकली सिस्टम है, तो ये भी इरिगेशन के सिस्टम है, याद रखिए। चेन राहट, ये राहट सिस्टम है जिसमें एक जो हैगा बैल लगा दिया जाता है और बैल इसको खींचता रहता है, तो ये राहट सिस्टम है। तो इसके बाद जो है ये होगा। उसके बाद मॉडर्न मेथड्स हैं। मॉडर्न मेथड्स में स्प्रिंकलर मेथड आता है, इसको स्प्रिंकलर मेथड कहते हैं। ये जो मेथड दिखाया गया है इसको स्प्रिंकलर मेथड कहते हैं, याद रखिएगा। ड्रिप सिस्टम है, इसमें नीचे ड्रिप सिस्टम दिखाया गया है, ये आपका ड्रिप सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे आपका प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या है? वीड जो है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खेतों में उगाते हैं, जैसे कि बथुआ है। वीड्स किसको कहते हैं? अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ में आप याद रखिएगा अच्छे से। और सॉइल, इसके लिए जो गोदाम वगैरह होते हैं जहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। विनोइंग क्या है, पहले विनोइंग समझ लेंगे हम। थ्रेशिंग, विनोइंग, कुछ टर्म रह गए थे, ठीक है, तो ये हम समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे वीट को वीडीसाइड कहते हैं, अभी बताया था मैंने, जो वीट को ख़त्म कर देते हैं केमिकल उन्हें वीडीसाइड कहते हैं। 2,4-D इसी तरह का एक केमिकल है जिसे DDT कहते हैं। हार्वेस्टिंग में जो है कि अगर बात करें तो उसको काटने को कहते हैं। इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग थ्रेशिंग का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस से आप भूसा अलग कर सकते हो, जो थ्रेशिंग कहते हैं। और इसके लिए आजकल एक नई मशीन आ गई है जिसको हम जो है कंबाइन कहते हैं, देखिए कंबाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हार्वेस्ट के ऊपर कुछ फेस्टिवल भी हैं इंडिया में, इससे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लोहरी पंजाब में मनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू, ये जो फेस्टिवल्स हैं ये मनाए जाते हैं। स्टोरेज की अगर बात करें, विनोइंग का मतलब होता है फार्मर्स होल्ड करते रहते हैं, और होल्डिंग, स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाई विनोइंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो सरकार भी कुछ को स्टोर करती है और कुछ को नहीं स्टोर करती है। तो इसमें जो है FCI इसके लिए काम करता है। FCI याद रखिएगा इसको। FCI का मतलब है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया करके इसको कहा जाता है FCI। तो ये इसको जो है स्टोर करने का काम करती है। इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है, पहले चैप्टर से। दूसरे चैप्टर्स में हम पहुंचेंगे अब। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वायरसेस कौन सी बीमारी फैलाते हैं। तो वायरसेस जो बीमारियां फैलाते हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। इसमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, और ये जो सब वायरल डिसीज़ हैं। नीचे जो डिसीज़ दे रखी है, डिसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की डिसीज़ेज़ हैं। और नीचे जो TB, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, ये सब डिसीज़ेज़ जो हैं बैक्टीरिया की डिसीज़ेज़ हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है, ये यहाँ पर जो है बैक्टीरियोफेज का चित्र दिखाया है इन्होंने। बैक्टीरियोफेज कहते हैं ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदा भी पहुंचाते हैं।
जैसे कि दूध से दही को बदलने का काम जो करता है वो लैक्टोबैसिलस करता है, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस इसको ये फ़ायदा करता है हमें। और रवा वगैरह बनाने के लिए, इडली वगैरह से जो हम रवा बनाते हैं, रवा वगैरह से जो इडली बना लेते हैं, ये भी जो है इसके लिए हमारे पास एक बैक्टीरिया ही काम करता है, तो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। बात करेंगे फर्मेंटेशन क्या है। शराब किसी भी शुगर को कन्वर्टेड कर दिया जाता है अल्कोहल में या ईस्ट के द्वारा, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन 1857 में खोजा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है आपसे। तो उसके बाद जो है कमर्शियल यूज़ है, जैसे आपने पढ़ा है लार्ज स्केल पे जो अल्कोहल का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, वो आपका जो है गन्ने से होता है, और वाइन और एसिटिक एसिड वगैरह इससे बन जाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें बन जाता है। इससे क्वेश्चन और बनेगा, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और एंटीबायोटिक्स किसने खोजी थी। तो एंटीबायोटिक जो खोजी थी वो खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिनका नाम आपको नीचे मिलेगा। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने एंटीबायोटिक खोजी, और एंटीबायोटिक को बनाया सबसे पहले वॉक्समैन ने था। तो इन दोनों को जो है जो है एक म्यूचुअली जो था नोबेल प्राइज़ दिया गया इसके लिए। इसके बाद इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है, एडवर्ड जेनर की बात बचेगी। एडवर्ड जेनर ने जो है वैक्सीन खोजी स्मॉल पॉक्स के लिए, ये जो फिगर बनी है एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने वैक्सीन खोजी थी एडवर्ड जेनर ने, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में, ये याद रखिएगा। वैक्सीन क्या होती हैं, वैक्सीन जो है अगेंस्ट लगाई जाती हैं बैक्टीरिया के। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर जो है रोगों से रक्षा करने के लिए होती हैं, ये भी याद रखिएगा इसमें। इस चैप्टर से और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बताता है। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिए गए हैं, जो ऑर्गेनिज्म इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं उन्हें पैथोजीन कहते हैं, याद रखिएगा। बीमारी फैलाते हैं पैथोजीन कहते हैं। इन पैथोजीन्स को कुछ ले जाने के लिए चीज़ें होती हैं, उन्हें कैरियर्स कहते हैं, या फिर वेक्टर भी कहते हैं। कैरियर का काम करते हैं और वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर का मतलब जो उन डिसीज़ के पैथोजीन को ले जाएँ, ठीक है। तो इसमें जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ दो तरीके की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब ऐसी डिसीज़ जो एक आदमी से दूसरे आदमी को हो जाए, जैसे कोलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है। तो कोलरा, कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस जो है, तीनों चारों ये जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं। इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पे, जैसे मलेरिया का जो वेक्टर है वो कौन है। तो मलेरिया का जो वेक्टर है एनाफिलीज मॉस्कीटो है, याद रखिएगा, इसका कैरियर है। और इसका जो वो होता है पैरासाइट होता है वो मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है मलेरिया का, याद रखिएगा। और एडीज जो मच्छर होता है वो डेंगू वायरस को पहुँचाने का काम करता है, ये भी याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, नेक्स्ट चीज़ होगी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छा करके इन्होंने एक टेबल दी है एनसीईआरटी में, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया टेबल है ये। इसमें इन्होंने बताया है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, मीसल्स वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, कॉलरा बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, हेपेटाइटिस ए वायरस से, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये भी इन्होंने इसमें दिखाया है। तो आप इससे जो है बढ़िया करके इस टेबल को देख लीजिए ताकि जो है आपको याद हो जाएगा ये। और मलेरिया प्रोटोजोआ से। उसके बाद रॉबर्ट कोच की बात करेंगे, इन्होंने एक बैक्टीरिया खोजा था रॉबर्ट कोच ने 1876 में, इसको जो है बेसिलस एंथ्रेक्स कहते हैं। इस डिसीज़ को, एंथ्रेक्स डिसीज़ को उन्होंने खोजा। उसके बाद जो कुछ प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं इनका जो है हमने यहाँ पे दिया है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया करता है और ये होता है नींबू में, ठीक है, लेमन में होता है, याद रखिएगा। रस्ट ऑफ वीट, नीचे वीट से ही पता चल जाएगा कि वीट की बीमारी है। येलो वैन मोजेक और भिंडी के अंदर हो जाती है, ये वायरस से हो जाती है। और ट्रांसमिशन इसका एयर से, इसका एयर सीड से और इसका इंसेक्ट से, तो याद रखिएगा। उसके बाद जो है फूड प्रिजर्वेशन की बात करेंगे। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है फूड को जो है बचाना, इसके लिए जिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनको प्रिजर्वेटिव कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो है कई सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, कॉमन सॉल्ट भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जितनी चीनी ज़्यादा होगी चीज़ों में जो है वो ख़राब कम होती हैं। ऑयल और विनेगर ज़्यादा होगा सिरके में, या सिरका वगैरह जब हम रखते हैं तो, या फिर कोई अचार रखेंगे तो उसमें जो है अचार में अगर तेल नहीं होगा तो फिर वो अचार जो है ख़राब हो जाएगा। पास्चुराइजेशन क्या है, पास्चुराइजेशन का मतलब होता है दूध को 15 से
70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट तक लगभग जो है उबालना होता है, इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है, सॉरी ये ऊपर हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात करें, पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि फिक्स क्यों होती है। फिक्स का मतलब ये है कि इसके जो ऑक्साइडों में आपको चेंज करना है। तो राइजोबियम पल्सेस वाले प्लांट में मिलता है, जिन्हें लेग्यूम प्लांट भी कहते हैं, मैंने अभी आपको पीछे समझाया ही था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है इस चैप्टर से कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनने की नहीं उम्मीद होगी, ठीक है। उसके बाद ये साइकिल दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे देख लीजिए, एक नाइट्रोजन साइकिल है, चाहे तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट या बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुँचेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा कि पॉलीमर क्या होते हैं या पॉलीमर किसको कैसे बन जाते हैं। तो पॉलीमर मोनोमर से बनते हैं, आपने पढ़ा है, मोनोमर के सिंगल यूनिट को जोड़ के पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, और उनको जिनसे ये बनाते हैं उनको मोनोमर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मोनोमर। उसके बाद टाइप्स ऑफ, अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। अच्छा पॉइंट है, टेस्ट के व्यू से याद रखिएगा। नायलॉन की डिस्कवरी 1931 में हुई, ये याद रखिए। और नायलॉन दो चीज़ों से बना, इसका नाम जो इस तरीके से बनाया गया, एन से है न्यू और वाई से है यॉर्क और LON से होता है लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन में इसकी डिस्कवरी हुई, इसे मिला के जो है नायलॉन कहा जाने लगा। उसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके नीचे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, जो मैं आपको बताऊंगा अभी टेस्ट के व्यू से। एक पेट्रोकेमिकल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड ओरिजिन कार्ड। जो चीज़ें रॉ मटेरियल ऐसे से बनाई जाएं जिनका जो ओरिजिन है वो पेट्रोलियम हो, उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। उसके बाद प्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लास्टिक में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की उम्मीद है, सिर्फ इतने से पूछी जा सकती है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग क्या है। तो पॉलीथीन और PVC जो हैं दोनों आपके क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक हैं। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक की अगर बात करें तो वेलामाइन वगैरह जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये आपको याद रखिएगा, इसमें अच्छा क्वेश्चन होगा। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं लाइट के, याद रखिए, इसीलिए करंट उसमें नहीं आता। तो ये भी पॉइंट याद करने का था, अच्छा से आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बुरे होते हैं, आप सब जानते हैं। दो तरह के जो है चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक बायोग्रेडेबल, एक नॉन बायोग्रेडेबल। बायोग्रेडेबल का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल तरीके से ख़त्म हो जाती हैं आसानी से माइक्रोब्स के ज़रिए, उनको बायोग्रेडेबल कहते हैं। और जो माइक्रोब्स के ज़रिए से ख़त्म नहीं होती उनको नॉन बायोग्रेडेबल कहते हैं। तो ये जो है आपका बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल हो गया। उसके बाद जो है ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आप 5R की यहाँ पे नई चीज़ें आ गई, पहले 3R थे, अब यहाँ पे 5R की कहानी है। 5R क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, 5R क्या होते हैं। 5R का मतलब होता है आपका, 5R ये दे रखे हैं, एक तो होता है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़, ठीक है। तो ये 5 जो R हैं इनको याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फ्रेंड ये 3 चैप्टर का हमने रिवीजन इसमें करा दिया है, लेकिन हमने ये मास्टर वीडियो बनाई है, तो आप इसमें जो है जुड़े रहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी था, इसलिए हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। और इस ब्रेक के बाद जो है हम फिर से जो है चौथे चैप्टर पे पहुंचेंगे, और चौथे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको अभी कराएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और इसको अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए। प्रॉपर्टीज़ याद रखिए, एक मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की, जिसके ज़रिए से उनको जो है चादर के रूप में लपेट के बनाया, चादर लपेट के रूप में जो है फैलाया जा सकता है। डक्टिलिटी का मतलब उसके तार बनाए जा सकते हैं, याद रखिए। नीचे जो है मेटल सोनोरस होती हैं, ये जानते हैं आप। तो ये इन्होंने एक जगह लिख दी है अच्छा करके, हार्ड होती हैं, लस्चरस होती हैं, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ये भी याद रखिए मेटल के बारे में, अच्छा तरह से दिया है इन्होंने ये। उसके बाद मेटल पानी से रिएक्ट करती हैं नहीं करती हैं, तो कुछ तो डायरेक्ट कर लेती, जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, लेकिन कुछ जो है ठंड गर्म पानी से करती हैं और कुछ स्टीम से करती हैं मेटल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विद बेसिस, बेस से रिएक्शन करती हैं। जब कोई मेटल बेस से रिएक्शन करती है तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस को छोड़ती है पॉप साउंड के साथ। यहाँ पे क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखिएगा इसको।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ को छोड़ देती है और दूसरी वाली इधर आ जाती है। जैसे CuSO4 प्लस जिंक है तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर अलग हो जाएगा यहाँ पे और ZnSO4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ले लेंगे। ये चैप्टर तो का लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें बस ये याद, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ये भी याद रखिए। फास्फोरस को काय में रखा जाता है, पानी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि रिएक्टिव होते हैं सोडियम और फास्फोरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल एंड पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो एक होता है इनएक्सट्रैक्टेबल सोर्सेज, एक होता है एक्सहॉस्टेबल सोर्स। बहुत आसान है। इनएक्सट्रैक्टेबल सोर्सेज उन सोर्सेज को कहते हैं जो क्वांटिटी में जो है अनलिमिटेड है नेचर में, और जो है एक दिन इंसान की एक्टिविटी से ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सनलाइट और एयर। और एक्सहॉस्टेबल सोर्स उनको कहते हैं जो इंसान की एक्टिविटी से एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। नेचर कहती है आई पे टू नीड नॉट टू ग्रीड। इस प्रोसेस को याद रखिए, यानी नेचर ने जो नीड होती है इंसान की उसको पे करती है लेकिन ग्रीड को पे नहीं कर सकती। कोल की अगर बात करें तो कोल के 4 टाइप होते हैं। इसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन बनेंगे, इसमें सिर्फ इतना बन सकता है कि ये कैसा फ्यूल है, तो ये फॉसिल फ्यूल है, याद रखिएगा। हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले ये जो है उसमें बदल गए थे। और 4 प्रकार के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। सबसे बेस्ट कोल एंथ्रासाइट होता है, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल होता है। कोल का अच्छा बुरा होना उसके कार्बन कंटेंट पे होता है। ठीक है, तो बिटुमिनस जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और कोल तार वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो कोल तार, कोक, ये थोड़ा सा देख लीजिए बुक से। कोक क्या है, टफ पोरस ब्लैक होता है। कोल तार का इस्तेमाल लिक्विड होता है और सड़क डालने के लिए करते हैं। लगभग 200 सब्सटेंस मिले होते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ याद रखिए। कोल गैस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, कोल गैस जो है सबसे पहले न्यूयॉर्क में यूज़ की गई थी फर्स्ट टाइम स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, और यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ हीट का इस्तेमाल किया गया रेदर देन लाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे बचता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी इसी तरीके से जैसे कोल बने ऐसी लाखों साल पहले नीचे दब गए। और पहला जो कुआं था ये पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में है ये पेनिसिल्वेनिया यूएसए में खोजा गया 1859 में तेल का कुआं। अब इंडिया में जो है काफ़ी जगह है। इंडिया में सबसे पहला जो खोजा गया था वो माकुम इन आसाम में। इंडिया में ऑयल जो है आसाम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा बेसिन के रिवर में मिलता है। तो रिवर के बेसिन में मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रोलियम को निकालना, पेट्रोल की चीज़ को निकालना। कहाँ कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा में है पेट्रोलियम की रिफाइनरीज। तो याद रखिए नेचुरल गैस सीएनजी होती है। सीएनजी का मतलब है, आपने पढ़ा है कंप्रेस्ड, सी से कंप्रेस्ड और नेचुरल गैस, याद रखिएगा। सीएनजी का फ़ायदा यह है कि सीएनजी जो है होल बर्न हो जाती है लगभग, और उसकी बात जो है उसकी कोई भी प्रदूषण नहीं करती। ये एक टेबल दी है इन्होंने पेट्रोलियम की और सारी चीज़ों की। जैसे कि अगर हम पेट्रोलियम गैस की बात करें एलपीजी की, तो होम इंडस्ट्री में पेट्रोल का मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग में। केरोसिन का इस्तेमाल फ्यूल फॉर स्टोव में, लैंप्स में, जेट एयरक्राफ्ट में। डीजल का इस्तेमाल हैवी मोटर व्हीकल लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन में। पैराफिन वैक्स का और ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन में। बिटुमिनस का पेंट्स में और सरफेसिंग में। तो इस तरीके से जो है इनका इस्तेमाल करते हैं हम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पाइप का सबसे ज़्यादा सीएनजी का नेटवर्क कहाँ है, तो ये वडोदरा गुजरात में है, याद रखिएगा। और इंडिया में एक संस्थान है जिसे पीसीआरए कहते हैं, ये भी याद रखिए। पीसीआरए का मतलब होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ये पीसीआरए। ये जो है टिप्स वगैरह देता है कि कहाँ कुआं खोदा जा सकता है और कहाँ पे कुआं खोदने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चैप्टर में सिर्फ इतना याद रखिए, फ्लेम के कलर्स इंपॉर्टेंट हैं। फ्लेम का कलर क्या हो सकता है और कौन सा कलर जो है इम्पोर्टेंट है, या किस समय कौन सा कलर होता है कब। जब इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू कर देती है। इग्निशन टेम्परेचर की इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है, किसका सबसे ज़्यादा होता है, या फिर इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर दे सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर का। तो याद रखिए। ठीक है, माच स्टिक की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा।
जो ये जो है किस किस चीज़ का लेपन होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का, वाइट फास्फोरस का। ठीक है, इस तरीके से जो है ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो हम फायरमैन की जो है आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है फायर ब्रिगेड। ठीक है, और एलपीजी वगैरह जो होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, जैसे जो है एलपीजी जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। फायर तेज़ ज़्यादा आग को जो है बुझाने के लिए रेता वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो CO2 होती है। CO2 जो है बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि जो है लगी रहती है, तो इसमें जो है CO2 जो है बेस्ट एक्सटिंग्विशर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ है इसमें कंबशन जो है में क्या होता है, कंबशन में जो है CO2 बनती है, याद रखिएगा। आगे फ्लेम की नीचे बात कर रहे हैं, वो फ्लेम के कलर्स हैं, और फ्लेम के ऊपर जो है ताकत की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी फिगर बनाई है NCERT में। ये जो है आउटर जोन है, ये कंप्लीट कंबशन जोन होता है, ये मॉडरेटली हॉट होता है और ये लीस्ट हॉट होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये मिडिल पार्ट येलो होता है, आउटर जोन ब्लू होता है, इनर मोस्ट ब्लैक होता है। याद रखिए ब्लू येलो ब्लैक। ठीक है, नीला पीला और सॉरी नीला पीला काला। ठीक है, नगर पालिका से याद रखिएगा, नीला पीला काला। ठीक है, आइडियल फ्यूल उसे कहते हैं जो अच्छी तरीके से जो है स्टोर हो जाए, चीप हो, सस्ता हो, इधर से इधर उधर ले जाने में आसानी हो। तो इस चैप्टर में जो है कैलोरीफिक वैल्यू से कई बार MU ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। ठीक है, या पूछ सकते हैं पेट्रोल और कोल की कितनी कितनी होती है। तो ये बहुत अच्छी टेबल है, शानदार टेबल है, इसको याद कर लीजिए। इससे जो है आपको टेबल्स याद हो जाएंगी। ज़्यादा कंजप्शन से हमें जो नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि पृथ्वी पे गर्मी का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, और इस तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो एक ना एक दिन जो है जो पोलर ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाएंगे, कोस्टल एरिया वगैरह जो है बर्बाद हो जाएंगे, जिससे जो है क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो एसिड रेन की अगर बात करें तो ये SO2 वगैरह यानी सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी में घुल जाते हैं तो उससे एसिड रेन हो जाती है। और एसिड रेन जो है जो है नुकसान दे रही है ताजमहल को। ताजमहल का जो कलर है वो ख़राब कर रही है। तो इसको याद रखिएगा, इसके लिए SO2 उत्तरदायी है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली रूप से CO2 उत्तरदायी है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। इस चैप्टर में पूछा जा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। एक ऐसे एरिया जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व कर दी जाते हैं एरिया, जहाँ पर उनको जो है उस हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो ये लार्ज एरियाज़ होते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं कंजर्वेशन को। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है एक बड़ी सी जगह जंगलों में, और जिसको आप रिजर्व कर दें बचाने के लिए, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इंडिया में पहला नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क था, याद रखिए। बहुत अच्छी करके इन्होंने ये एक टेबल दी है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया है इन्होंने चित्र से, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। फ्लोरा प्लांट्स के ग्रुप को कहते हैं, फोना एनिमल्स के ग्रुप को कहते हैं, याद रखिए किसी एरिया का। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको नीचे दिए गए हैं, जो आजकल जो है आपको क्या हैगा कि ये एक तरीके से जो है फोलार और फ्लोरा और फोना की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंडेमिक स्पेशीज़ का मतलब है वो स्पेशीज़ जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, एंडेमिक स्पेशीज़, और जो है उनको जो है नेचुरली कहीं और नहीं मिलती और ये ख़तरे में हैं। इसको जो है क्या कहते हैं, एंडेमिक जोन कहते हैं। तो माधव जी जो है साल और वाइल्ड मैंगो जो है, ये दो एग्जाम्पल हैं जो एंडेमिक स्पेशीज़ हैं, और अब इनको जो है ख़तरा है, ये ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बाइसन वगैरह, ग्रेट इंडियन डिज़ार्ड वगैरह, ये जो है जैसे ये वाइल्ड मैंगो दिखाया गया है, ये धीरे धीरे अब जो है ख़त्म हो रहा है। ये वाला वाइल्ड मैंगो है ये, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इसको जो है ख़त्म होने से बचाने के लिए जो है जगह जगह जो है एंडेमिक स्पेशीज़ घोषित कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने पीछे बताया ही था आपको। ठीक है, और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बाद नेशनल पार्क है। मैंने बताया था आपको कि जो हैगा एक बोर्ड पे लिखा है, मान लीजिए सतपुड़ा नेशनल पार्क, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है नेशनल पार्क बनाया गया। मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था इंडिया का, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो ये 1971 में लॉन्च हुआ।
1971 में लॉन्च हुआ और स्टार्ट हुआ 1973 में। इसको याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब था कि उनको जो है टाइगर्स को बचाना है, ताकि संख्या धीरे धीरे टाइगर की कम हो रही है। ठीक है, ये आपको टाइगर नीचे दिखाया है इन्होंने, टाइगर जो है यहाँ इसमें दे रखा है। तो इस तरीके से बारहसिंगा वगैरह भी जो है आजकल एक्सटिंक्ट की श्रेणी में हो गए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वाइल्ड बफेलो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, थोड़ी ये नीचे थोड़ा चला, इकोसिस्टम का मतलब ये है कि सारे प्लांट, सारे ऑर्गेनिज्म में अगर जगह मिला दी जाए, यानी इकोसिस्टम आप कह सकते हैं कि इक्वल होता है सारे एलिमेंट, सारे प्लांट, सारे एनिमल प्लस स्पेस। तो उसको आप जो है क्या कह सकते हैं, उसको इकोसिस्टम कह सकते हैं। रेड डाटा बुक एक बुक होती है, याद रखिए इसके पेज लाल नहीं होते हैं, सिर्फ रेड डाटा बुक उसका नाम है। इसमें एक्सटिंक्ट, इसमें एंडेमिक, इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जिक्र किया जाता है। माइग्रेशन की अगर बात करें तो जब किसी का हैबिटेट ख़त्म हो जाता है किसी जानवर का, तो वो जगह से माइग्रेट हो जाता है, इसे माइग्रेशन कहते हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है, इसमें पेपर को हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं। रिफॉरेस्टेशन बहुत आसानी सा शब्द है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है आपको दोबारा जंगल लगाने हैं। इसी का उल्टा हो जाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है आपको जंगल उजाड़ने हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड ये जो है करीब आपके 7 चैप्टर हमने करा दिए, और अभी ये चैप्टर्स कुछ आगे भी हैं इसमें, तो वो चैप्टर्स भी हमें आपको कराने हैं, लेकिन एक ब्रेक्स भी ज़रूरी है। और आप जो है अगर इस पूरी वीडियो को एक साथ ना देखें तो इसको रुक रुक के देख सकते हैं, क्योंकि आपको याद भी करना है, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि साइंस का पोर्शन फिर आपका गलत होगा ही नहीं। तो इसको देखते रहिए, और बहुत कुछ क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे फंसेंगे, तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और हम इसकी आंसर की जो है क्लास 9 की कल को लगभग जो है 9 बजे अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आप जो है साइंस पोर्शन की, बल्कि और पोर्शंस की भी हम लोड कर देंगे, लेकिन जो है साइंस की मैनुअली आपको जो है ऑथेंटिक आंसर की मिल जाएगी कल 9 बजे तक। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और बहुत बहुत जो हैगा, जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। याद रखिए, ये फैक्ट इन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में भी लिखा, इसको भी याद रखिए। और सबसे पहली लिविंग सेल एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी, ये भी याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए चाहें। सबसे पहली लिविंग सेल एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। किसने खोजी? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, याद रखिएगा। उसके बाद सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, सब पढ़े हैं आप ये सब। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल सिंगल भी हो सकते हैं जानवर, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ सेल अलग अलग वेराइज करती, डिपेंड करती है। ठीक है, एक WBC ह्यूमन सेल्स में ऐसी सेल्स होती है जो अपना शेप बदल सकती है अमीबा की तरह। तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, यहाँ पे AMU पूछ सकती है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ह्यूमन में, वो अमीबा की तरह अपना साइज़ जो है चेंज कर सकती है। ठीक है, शेप ऑफ सेल, कई तरह की सेल होती हैं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा पे पैर होते हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। दिख रहा होगा आपको स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का काम होता है कि वो उसको फीड भोजन भी कराता है और चलाता भी है। तो ये अमीबा में होते हैं, झूठे पैर कहते हैं इनको। उसके बाद साइज़ ऑफ सेल वेराइज करता है। स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारी जो है कि स्मॉलेस्ट सेल जो है आपकी जो है अलग अलग होती है। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल कितनी बड़ी हो सकती है। वैसे वायरस सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं। सबसे छोटी सेल दुनिया में माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, और सबसे बड़ी सेल जो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। अगर ह्यूमन की बात करें तो न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल्स होती है। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, पार्ट पढ़ लीजिएगा, इसका कोई ख़ास नहीं। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, बैक्टीरिया में होती है और फंगी में होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन हो सकती है सब में। न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म उस जगह को कहते हैं, उस एरिना को कहते हैं जिसमें ये सारी प्रोसेस होती रहती है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर होता है पूरी सेल का, और इससे जो है पूरी सेल चलता रहती है। और सेल 2 तरीके की होती है, ये भी अच्छा याद रखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, और जो आपका वो हैगा माइकोप्लाज्मा या PPLO, इन्हें छोड़ के सारी सेल जो है यूकैरियोट होती हैं। बस ये याद रखिएगा आप।
उसके बाद वैक्यूल की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है, वैक्यूल प्लांट सेल में बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। प्लास्टिक केवल प्लांट सेल में ही होते हैं, याद रखिएगा। प्लास्टिक जो है कलर को देते हैं, ठीक है। कंपेरिजन दी रखी है इन्होंने एक एनिमल सेल की प्लांट सेल के साथ कंपेरिजन है, बहुत अच्छा करके ये कंपेरिजन उन्होंने दी है, तो आप इसको याद रखिएगा कि देखिए इसमें मैं आपको फिगर से समझा दे रहा हूँ। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल दिखेगी, एनिमल में नहीं दिखेगी। इसके वैक्यूल बड़े होंगे, इसके वैक्यूल छोटे होंगे। न्यूक्लियस इसका सेंट्रल्ड होगा, इसका साइड में होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है, तो ये क्लोरोप्लास्ट मिलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, ये याद करने का क्वेश्चन है। हेड, मिडिल पेस और टेल। सेल जो स्पर्म होते हैं वो ओवा के अंदर जाते हैं, याद रखिए। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये याद रखिए। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब ये है, जहाँ फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाए बॉडी के उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जहाँ पे बाहर हो वहाँ से कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी जो का मतलब है आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब है इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें जो है बच्चे को जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं और टेस्ट ट्यूब से लेके उसकी पेट में, उसमें यूट्रस में लौट देते हैं, तो इसे आईवीएफ प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहले 2 सेल के मिलने से यानी फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर बाद में एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, याद रखिए। ये इन्होंने जो है एक जाइगोट का एक्शन दिखाया है, इस तरीके से चलता हुआ यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद एम्ब्रियो के बाद उसे फ्यूटस कहने लगते हैं। एनिमल 2 तरीके के होते हैं, एक विविपेरस, एक ओवीपेरस। विविपेरस सीधे बच्चे देते हैं और ओवीपेरस अंडे देते हैं, याद रखिएगा। तितली अपना जो जीवन चक्र है वो लार्वा के जरिए पूरा करती है, लार्वा बनाती, प्यूपा बनाती है। उसकी इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रा में बडिंग दिखा करती है। अमीबा में फिशन होता है। ये डॉली की कहानी दे रखी है। डॉली पहली जो है शीप थी, इसे क्लोन के तरीके बनाया गया, याद रखिएगा इसको। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। एडम सेपिल गले में होता है। ये दे रखा है गले में। इसके बाद हार्मोन की बात कर रहे थे हम। हार्मोन केमिकल पदार्थ होते हैं जो बॉडी में निकलते हैं और बॉडी को एक्शन को चेंज करते हैं। ये सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। मेल हार्मोन की अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, और फीमेल हार्मोन की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन है। इसका बहुत सारा काम है। एस्ट्रोजन जो है मिल्क सीक्रेट वगैरह कराता है, मेमोरी ग्लैंड वगैरह को डेवलप करता है ब्रेस्ट में। इस तरीके से जो है ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है गर्ल्स के लिए। एस्ट्रोजन मिल्क सीक्रेट कराता है, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप कराता है। उसके बाद जो है तीसरी जगह पे आ जाइए। फीमेल में 10 से 12 साल की एज को एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, और ये 45-50 तक रहती है, ठीक है। और लगभग 28 से 30 दिन में ओवेरी जो है ओवम मैच्योर होकर बाहर कर दी जाती है। इसे पीरियोडिक साइकिल या फिर जो है पीरियड कहते हैं। मेंसुरेशन का मतलब है पीरियड का जो है होते रहना। मेनार्क इसका स्टार्टर है। मीनोपाउस इसके एंड को कहते हैं, याद रखिएगा। क्रोमोसोम्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इंसान में जो है जीन लेके जाती हैं। XY क्रोमोसोम बॉयज़ में और XX क्रोमोसोम गर्ल्स में होता है। इसमें ये याद करने का है, यहाँ दिखाया ही है, आगे फिगर में इन्होंने दिखाई दिया, तो इससे देख लीजिएगा। इंसुलिन शुगर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके ज़्यादा निकलने शुगर हो जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है आपकी प्रोड्यूस होता है, बैलेंस करता है करेक्ट साल्ट को, ठीक है। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस के लिए जिस हार्मोन की ज़रूरत है उसे थायरोक्सिन कहते हैं, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड से आता है।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें तो हमें जो है रिप्रोडक्शन की तरफ से भी हेल्थी होना चाहिए जो है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे फोर्स एंड प्रेशर में। तो कोई भी पुश और कोई भी पुल फोर्स है, ये आप याद रखिए, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। फोर्सेस के नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और फोर्स के टाइप, मस्कुलर फोर्स है जैसे, ये याद रखिएगा, याद रखने की चीज़ है। मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आप याद रखिए, दोनों क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। फ्रिक्शन एक अपोज भी है और फ़ायदा भी है। अगर ज़्यादा तेज़ चल रहे हों तो फ्रिक्शन हमें रोक लेता है और गिरने से भी बचाता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स भी नीचे दे रखे हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है और दूसरे फोर्स नॉन कांटेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें तो दो रखे हुए चार्ज के बीच का फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो दो चीज़ों की, आपसी चीज़ों की जो है आगे की खींची ताकत है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और उसके बाद हाँ, यहाँ पर एक फार्मूला बनता है एफ बराबर एम ए वाला, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एफ बराबर एम ए से। और अगर आपको ए निकलवाए तो एफ अपॉन एम कर दीजिएगा, एम निकलवाए तो एफ अपॉन ए करिएगा। और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, याद रखिए, न्यूटन के नाम पर हमने इसका यूनिट रखा है, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रेशर का फार्मूला याद रखिएगा, प्रेशर का फार्मूला होता है पी बराबर एफ अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसमें याद रखिएगा। और अगर एफ़ निकलवाए यहाँ पर प्रेशर से तो एफ़ बराबर होता है पी अपॉन ए, सॉरी पी इंटू ए, ठीक है, ये एफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल वगैरह देख लीजिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास हर टाइम रहता है लगा हुआ, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को इसी वजह से फाउंटेन पेन वगैरह से लिख पाते हैं, ठीक है। तो इतना प्रेशर हमारे पास हर टाइम रहता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ्रिक्शन में आ जाएंगे हम, पूरा चैप्टर बना दिया है इन्होंने। फैक्टर्स जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे फ्रिक्शन को, ठीक है। तो ये याद रखिए, फ्रिक्शन एक ज़रूरी बुराई है। बुराई इसलिए है क्योंकि कई बार ये जो है हमें नुकसान देती है, हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, ठीक है, कई बार हमें जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा जो है ज़रूरी है समझना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसका एक फार्मूला बनता है, मैं उसका वो फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको। इसका फार्मूला होता है एफ बराबर यू एस इंटू आर। फ्रिक्शन तीन तरह का होता है, याद रखिएगा। स्टैटिक होता है फ्रिक्शन, स्टैटिक और रोलिंग, और आपका जो है एक और फ्रिक्शन होता है जिसको आपको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होता है, उसके बाद जो है आपका स्लाइडिंग में, और फिर सबसे कम जो होता है उसके बाद वो रोलिंग में होता है। तो इस तरीके से जो है ये आपको याद रखनी है। लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल इसको फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए लगाते हैं, लुब्रिकेंट्स, याद रखिएगा। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये मैंने अभी समझा ही दिया आपको। ड्रैग क्या कहते हैं, जब कोई फ्लूइड के अंदर जो है कोई फोर्स लगता है एक्सट्रैक्शन का, फ्रिक्शन का, उसे ड्रैग कहते हैं, याद रखिए इसको भी, ठीक है। फ्लूइड का फ्रिक्शन से मतलब ये है कि जो आसमान में हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है, जिससे कि वो हवा के फ्रिक्शन को कम कर सकें और उसमें आसानी से उड़ पाएँ, ठीक है। ये चैप्टर्स फ्रेंड्स, तबले में जो होती है स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, हमने पिछली वीडियो में अपनी ये बताई थी, साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है, ये भी याद रखिएगा। ये हमने बताई थी, घाटम मंजीरा किस तरीके से बजते हैं, ये याद रखिएगा। आवाज़ बोलने के लिए मुंह में जो है लॉरिक्स होता है गले में, ये याद रखिएगा। विंड पाइप होता है उसके नीचे, ये पूरे एक फिगर से इन्होंने हमने दिखाया है इसको। तो इसमें ये जो है एक वॉइस बॉक्स है जिससे ही हम आवाज़ आती है। गिलास में पानी भरने के बाद
और उसको जो है अगर आप एक डंडे से मारेंगे तो एक म्यूज़िक सा निकलता है, इसे जल तरंग कहते हैं, याद रखिएगा इसको। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लाउडनेस, आवाज़ वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, ये भी याद रखिए। स्काई जो सनलाइट होती है वो ट्रैवल कर सकती है। कान के जो सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल स्टेज मेम्ब्रेन है उसे ईयर ड्रम कहते हैं, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर साउंड सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, याद रखिए। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज से, इसे एच से दिखाते हैं। इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकता है, जिसे कभी कभी वो आपको 20K लिख देगा, KHZ लिख देगा, तब भी मतलब वही होगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, कौन कितना साउंड पैदा करता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप लोग। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग 10 dB, सॉफ्ट विस्पर 30 dB, नॉर्मल कंसर्ट 60 dB, बिजी ट्रैफिक 70 dB, एवरेज फैक्ट्री 80 dB। dB का मतलब है डेसिबल, और ये साउंड का पॉल्यूशन है, तो 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ें जो होती हैं वो आपको जो है पार्शियली फिजिकली पेनफुल होती हैं, तो ये पॉल्यूशन भी करती हैं साउंड का। नॉइज़ और म्यूज़िक में फ़र्क है। नॉइज़ आपको जो है अच्छा नहीं लगता, म्यूज़िक प्लीजेंट साउंड को कहते हैं, ठीक है, तो ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। ये मैंने अभी बता ही दिया कि इंसान जो है 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ें ऑडिबल हैं। इसके नीचे की आवाज़ें इंफ्रासोनिक और ऊपर की आवाज़ें 20,000 के अल्ट्रासोनिक होती हैं, याद रखिएगा। नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं बॉडी में, तो इसको भी याद रखिएगा। ये चैप्टर भी कंप्लीट। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। एमिटिंग डायोड। एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, 1753 से 1815 में। उन्होंने जो है एक इमर्स करके रॉड को जो है करंट पास करके दिखाया, ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंट है। पटाटो को आप टेस्ट कर सकते हैं करंट के लिए, पटाटो में करंट आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बचती है इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है दो एक जो है कॉपर सल्फेट वगैरह का सॉल्यूशन लेने के बाद में बीच में दो कैथोड और एनोड बना के किसी चीज़ की कोटिंग करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। सोने वगैरह पे जो पॉलिश होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए होती है, याद रखिएगा इसको। यूटेंसिल वगैरह जो साफ़ किए जाते हैं वो भी जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए ही होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। गैल्वेनाइजेशन एक यहाँ और टर्म है। गैल्वेनाइजेशन जो होती है, जिंक की परत चढ़ाई दी जाती है आयरन पर, ठीक है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या बोलेंगे इसको? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। इसके बाद नेचुरल फिनोमेनन है। इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल आप जानते ही हैं मौसम वगैरह देखने के लिए। लाइटिंग के दौरान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये याद रखिए। खुली हुई जगह पे जानी चाहिए जब थंडरिंग हो रही हो। और अर्थक्वेक, जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े अर्थक्वेक थे, 8 अक्टूबर 2005 को आया ये उड़ी में और टंगधर में टाउन्स में, जो नॉर्थ कश्मीर के टाउन्स हैं। और 26 जनवरी 2001 को भुज में आया था, गुजरात में। इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। अर्थक्वेक क्या है और अर्थक्वेक कैसे आता है? जो अर्थ की प्लेट्स हैं उसके अंदर जब एक तरीके से कहना चाहिए उसके अंदर डिसबैलेंस हो जाती है, तो उसको जो है फिर वहाँ पे क्या है, एक अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। कश्मीर के अर्थक्वेक की तस्वीर दिखाई है, तबाही की।
अर्थ की जो लेयर्स हैं वो 3 हैं। सबसे ऊपर की जो होती क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल है, फिर उसके बाद जो है नीचे आ जाएगी, फिर जो है आपके आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, याद रखिए स्ट्रक्चर की, अर्थ की स्ट्रक्चर को। सिस्मिक या सिस्मोग्राफ जो है आपका जो हैगा, जो अर्थक्वेक आता है उनको नाप सकता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप को। इसके बाद जो है प्रोडक्शन क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस को डेवलप किया है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखिए, इंसिडेंट रे याद रखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये याद रखिएगा। इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब जहाँ पर रेगुलेशन जो है रिफ्लेक्शन सही ना हो। और इसके बाद जो है मल्टीपल इमेजेस कैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, कैलेडियोस्कोप क्या होता है। हमारी अगर आइज़ की बात करें तो आइज़ में जो है 3 लेयर होती हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड और कॉर्निया। आँख में पीछे नॉप्टिक नर्व होती है जो पढ़ के बताती है, रेटिना पे इमेज बनती है, जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। एक जगह होती है हमारी आँख में जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर जो है विज़न बिल्कुल नहीं होता है, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है एक साइंटिस्ट थे लुइस ब्रेल, उन्होंने किया, और 1821 में इन्होंने ये जो है पब्लिश करी। किताबें होती हैं जिसमें उभरे हुए अक्षर लिखे होते हैं और अंधे लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट करा दिया। इसके बाद सबसे पहली चीज़ है एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ जो हैगा कैलेशियल ऑब्जेक्ट्स की पढ़ने को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ने को। मून के फेज याद रखिए, फेजेस ऑफ मून क्या क्या होते हैं। ठीक है, और रेवोल्यूशन याद रखिए, 27 दिन 6 घंटे में चांद जो है रेवोल्यूट करता है। चांद पे पहला आदमी जो गया वो अमेरिका से थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को वो चांद पे पहुंचे। और भारत से जो पहले आदमी चांद पे गए उनका नाम था राकेश शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। सन हमसे करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट लाइट ईयर होता है, याद रखिए, लाइट ईयर होता है सबसे बड़ा यूनिट। स्पीड जो होती है सनलाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। स्टार्स का जो ग्रुप है वो रिग्नोबल शेप में जब आ जाता है उसे तो कंसलेशन कहते हैं। ये कुछ कंसलेशन है, ग्रेट बियर है कंसलेशन इसका, और ओरियन, ठीक है, कॉसियोपिया, लियो मेजर। ठीक है, ग्रेट बियर, ओरियन, ठीक है, कैसोपिया, लियो मेजर, ये याद रखिए। उर्सा मेजर जिसे सप्तऋषि कहते हैं, ये भी कंसलेशन है। ओरियन भी एक जो हैगा कंसलेशन है। साइरस, इस तरीके से प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं अर्थ सन के चारों तरफ को, ये आपको दिखाया गया है। अर्थ का रेवोल्यूशन 365 डेज 6 आवर में कंप्लीट होता है। इस तरीके से ये 6-6 घंटे जो है एक पूरा दिन बना लेते हैं, 6 चौक 24, और इस तरीके से एक दिन इसका बढ़ जाता है। प्लैनेट्स के नाम पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा इस चैप्टर। पोल्यूशन की बात याद रखिए, पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एयर पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग की पीछे हमने बात कर ली थी। सीएफसी की बात कर लेते हैं। सीएफसी जो है फॉर्म इंडस्ट्रीज से, रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशन से आती है, एरोसोल स्प्रे से आती है, और नुकसान देती है ये ओजोन के डेप्लेशन को, ओजोन का डेप्लेशन करती है। ताजमहल का जो कलर है आपको अभी बताया था हमने, एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रहा है। सीएनजी वगैरह कम जो है वो देती, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है गर्मी बने रहने को कहते हैं अर्थ पे।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी से ग्लोबल वार्मिंग लीड कर लेती है। हमने बताया था CO2 मुख्य ग्रीन गैस है, ठीक है। और CNG जो है अच्छी गैस है क्योंकि ये लगभग जल जाती है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन जो है, पानी में जो है गंदगी से पोल्यूशन होता है। गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में आया, गंगा एक्शन प्लान जो था कब आया था आपका, 1985 में, याद रखिएगा इसको। जानवरों को बचाने के लिए WWF बनाया गया, वर्ल्ड वाइड फंड, ये याद रखिएगा। देखिए नीचे दिया भी इन्होंने, गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था। इसके लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMGCG चलाया गया था ताकि गंगा को साफ़ कर लिया जाए। अलग बात है कि गंगा अभी साफ़ नहीं हो पाई। पोर्टेबल वाटर, पीने के पानी को कहते हैं, ठीक है। रिसाइकिल, ये अभी 3R, आपने पीछे 5R पढ़े थे, यहाँ 3R है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, याद रखिएगा इसको। रिड्यूस कम करिए, रीयूज दोबारा कर लीजिए। फ्रेंड ये हमने पूरी एक तरीके से आपका एक होल रिवीजन करा दिया है और ये एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, पूरी मास्टर वीडियो है। यदि आप इसे देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। अगर आप एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं तो उससे पहले भी अगर ये देख लेंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदा देने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। और जो इसकी आंसर की है हम एग्ज़ाम्स की, वो कल 9 बजे अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू हु आर गोइंग एग्ज़ाम। और हम नए जो सेशन है 2021 और 2022 उसकी, सॉरी 2021 में जो 9th और 11th की तैयारी है उसके लिए नई वीडियो जो है कल से अपलोड करना शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और जो नए लोग हैं आप उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। इस चैनल पे सारा कंटेंट फ्री है। तो एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।